ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर लिया था। टर्मिनल पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको ये बता चुका था, एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि अगर एक सेल है, मान लीजिए सेल 10, इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर, आपने इसे किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। एक्सटर्नल सर्किट में मतलब होता है जो भी डिवाइस आपने कनेक्ट करी है, सेल से बल्ब कनेक्ट किया है, सेल से मोटर कनेक्ट करी है, फैन कनेक्ट किया है, वो आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टर है। टोटल ईएमएफ सेल का 10 वोल्ट है। इस 10 वोल्ट में से कुछ ड्रॉप, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, बस रिकॉल करा। कुछ ड्रॉप ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो टोटल ईएमएफ में से कुछ पार्ट होगा जो इंटरनल के क्रॉस जाएगा। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया 2 वोल्ट, तो 10 में से 2 वोल्ट तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला गया, बाकी जो बचा 8 वोल्ट बचा, वो 8 वोल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस आया। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच रहा है, इसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर, और ऐसे भी आप लिख सकते हो सेल का ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे अप टू लास्ट क्लास। मैं इसमें बताइए, इसमें प्रॉब्लम की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज? अब ये तो सबको याद आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल। अच्छा, इस पर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी थी। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की दो डेफिनेशन है। एक पोटेंशियल लास्ट क्लास में लिखवा चुका था, जिसे एक बार रिकॉल करा था। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट। और एक सेल है क्लोज सर्किट में, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक डेफिनेशन और है इसकी, एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर, इंटरनल नहीं ज़ाहिर, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर आपको एक सेल दिया है, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज आर। इस सेल को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ एक की कनेक्टेड है। देखिए जब तक की ओपन है, और ये सेल के टर्मिनल्स हैं ए एंड बी, A and B are terminals of cell. A and B are terminals of cell. सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स A and B हैं। जब की क्लोज होगी, when key K is close,
जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, इस सिस्टम के अंदर कुछ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल कुछ करंट फ्लो करेगा। इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, करंट इन सर्किट, तो ये करंट को आप सिंपली लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो दैट्स ई बाय आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज करंट इन सर्किट। अब अगर सर्किट में आपको करंट मिल गया तो आप निकाल सकते हो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। उससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल दो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा आई आर। तो देखिए सेल के टोटल जो ईएमएफ था ई, इसमें से आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसे हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो VA minus VB is total EMF of the cell minus potential difference across internal resistance. तो आप लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V is E minus R. This is terminal potential difference across the terminals of the cell, E minus R. इसी को कैलकुलेट करने का एक मेथड और भी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भाई देखिए, ये आपने सेल लिया, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। भाई यहां तक मुझे बताइए क्या क्या डाउट्स हैं, इसके बाद ही मैं आगे वाला पार्ट समझा पाऊंगा। एक स्वालिहा को डाउट है, और किसी को कोई डाउट है? जैसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अप टू इक्वेशन नंबर 2 डाउट्स हैं कुछ? रिपीट। सो देखिए, आपने सेल लिया, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई। इस सेल को आपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, विच इज सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। एक की कनेक्ट करी, और इस की के थ्रू इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया। ये आपका सिस्टम, जिसमें ए और बी सेल के टर्मिनल्स, ए एंड बी आर टर्मिनल्स ऑफ सेल। अब जैसे ही आप की क्लोज करोगे, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, सर्किट में जो करंट होगा, दैट करंट इज टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, इज ई बाय आर प्लस आर। देखो, अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था उसके लिए समझने में परेशानी आएगी, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन मैंने लास्ट क्लास में किया था, आज तो सिर्फ कैलकुलेशन है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज आई आर। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर। Terminal potential difference is potential difference between terminal A and B. So terminal potential difference is VA minus V. इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल ईएमएफ फ्लो सेल का, उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सब्ट्रैक्ट करो। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आया। तो मैंने सिर्फ ये किया, टोटल ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसे सब्ट्रैक्ट कर, जो बचा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल।
तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसे आप ऐसे लिख सकते हो आई इंटू कैपिटल आर, इट्स ई बाय आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय। तो जो लास्ट क्लास में नहीं था, अब उसको ये तो नहीं समझा सकता दोबारा 15 मिनट की सबट्रैक्ट क्यों करते हैं, या तो वो लास्ट क्लास का लेक्चर देखे। फिलहाल तो सिर्फ इतना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेल के ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है उसे सबट्रैक्ट कर दो, ई माइनस आर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो, करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया आई आर, आई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट, दैट इज इक्वेशन नंबर। चलिए इतना लिखिए, और कुछ डिस्कशन है तो बताइए। और इतना हो जाए बताओ, उसे रख करेंगे, इसमें कुछ केसेस आते हैं उनको स्टडी करते हैं। आरिफ ना हुआ करे ना, थोड़ा पहले बताया करो, तुम लोग इंतजार करते हो, जिसका ना हुआ करे पहले बताया करो। ये फॉर्मूला किसी भी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं V की वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हर सर्किट में होगा। हाँ, उसमें किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। मोटअप क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होगा? हाँ, मोटअप इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा होगा। अगर वो कहीं कह दे कि आइडियल सेल है, अगर वो कहीं ये मेंशन कर दे कि सेल आइडियल है, तो फिर आइडियल सेल में पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर वो कह रहा है आइडियल सेल, जैसे कैपेसिटर में हमने जब भी कोई सेल लिया था दैट वाज एन आइडियल, वहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया। केस वन देखो, अगर आप कह रहे हो आपका जो सर्किट है इट्स ओपन सर्किट, अगर सर्किट ओपन है, लाइक आपने ये सेल लिया, की कनेक्ट की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और यहाँ सर्किट कंप्लीट, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई, internal resistance small r, external resistance capital R, and this is key. K open है। अगर key open है, that means current in the circuit is zero. So terminal potential difference का expression था E minus IR, I zero हो जाएगा is equal to। So अगर circuit open है तो terminal potential difference सेल के EMF के exactly equal हो, और यही definition थी EMF की। EMF की हमने डेफिनेशन लिखी थी ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। तो अगर सर्किट सेल ओपन सर्किट में है तो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट्स टर्मिनल पोटेंशियल। केस टू, अगर मैं आपसे कहता हूँ शॉर्ट सर्किट है,
शॉर्ट सर्किट ले लो। अजात V इक्वल टू आई आर तो तब होगा ना जब ये इससे कुछ करंट पास हो रहा होगा। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, I जीरो हो गया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल होगा, E माइनस आई आर। ये सेल के टर्मिनल्स। अब जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट लोगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कैपिटल आर इज जीरो। शॉर्ट सर्किट मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है तो अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा देखो, ये था ना एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। I होता है E बाय R प्लस आर। अच्छा, पहले तो शॉर्ट सर्किट का मतलब समझ लो। अगर मैं कह रहा हूँ शॉर्ट है, शॉर्ट मैंने आपको कैपेसिटर्स में भी सिखाया था कि ये सेल है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया, एक स्ट्रेट वायर से सेल के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, दिस इज शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है आपने सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अगर दोनों एंड्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तो आप कहोगे सेल शॉर्ट हो गया। मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो और V का एक्सप्रेशन होता है E माइनस आई आर, तो आप यहाँ I को लिख सकते हैं इट्स E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल R जीरो, तो I आ गया E बाय R। अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस E बाय R इंटू R। R से R कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे आपने सर्किट शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, ये मैं अभी प्रूफ नहीं करा पाऊंगा। अगर वो कहता है सेल चार्ज हो रहा है, देखिए यहाँ सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने में करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर सेल चार्ज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है। या ये अगर EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो, जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो करंट जाता है पॉजिटिव से। जब सेल चार्ज होगा इसका मतलब है आपके सर्किट में कोई दूसरा भी सेल होगा जो इसे चार्ज करे। जब ये चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। इन दिस केस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज E प्लस आई आर। चार्जिंग में E माइनस आई आर, डिस्चार्ज होने में E माइनस आई आर था, बट अगर सेल चार्ज होगा तो E प्लस आई आर। अब ये E प्लस आई आर मैं भी डिराइव नहीं करा सकता, जब मैं आपको किरचॉफ लॉ कराऊंगा तो फिर ये एक लाइन की कैलकुलेशन होगी किरचॉफ लॉ में कर। केस 4 देखिए, अगर वही कह रहा है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इन चारों केसेस को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा आगे न्यूमेरिकल। सेल डिस्चार्ज होने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है दैट मींस करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाएगा। और यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। अब मुझे डाउट्स बताना चाहिए। सो उस्मा का डाउट है इंटरनल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है। उस्मा, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने शायद वेडनेसडे बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा कि सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक सेल अगर बनता है तो उसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं।
इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलकर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। शाहिद का है केस 2 रिपीट कर दीजिए। शायद केस 2 में सेल को मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट का मतलब है सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई माइनस आई आर। आई करंट था, करंट को लिखते हैं ई बाय आर प्लस आर। इसमें आर को जीरो रख दीजिए तो ये ई बाय आर हो गया। आई की जगह ई बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया ई माइनस आई की जगह आपने ई बाय आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया वी जीरो। तो अगर एक सेल को शॉर्ट कर दिया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। शाहिद समझ में आया? खतीजा केस थर्ड। अच्छा देखिए केस थर्ड में क्या है, सेल चार्ज हो रहा है। अब डिस्चार्जिंग और चार्ज होने में फर्क है। जब सेल डिस्चार्ज होता है मींस सेल करंट प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो सेल जब डिस्चार्ज होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो यहाँ ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव। लेकिन जब यही सेल चार्ज होना शुरू होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट होता है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव, क्योंकि सेल चार्ज करने के लिए एक और सेल होगा ना जो चार्ज कर रहा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर की जगह ई प्लस आई आर हो जाएगा। अब ये मैंने अभी यहाँ प्रूफ नहीं कराया, जब मैं आपको किरचॉफ लॉ कराऊंगा तब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ई प्लस आई आर क्यों है, ई माइनस आई आर क्यों है। ये प्लस साइन सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने की वजह से आ रहा है। और जब सेल डिस्चार्ज होने लगेगा, सेल डिस्चार्ज तो हमने शुरू से ही किया था, अगर सेल डिस्चार्ज होता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, वी ई माइनस आई आर होगा। जैद का हो गया, उज़मा का हो गया, शाहिद अमान। सेकंड केस में सर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अमान पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना सेल का ईएमएफ था वो सारा का सारा ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो गया। जितना भी ईएमएफ था वो सारा का सारा ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस चला गया। तो अगर सारा ड्रॉप यहाँ चला गया तो एक्सटर्नल सर्किट के लिए कितना बचा, जीरो। थर्ड में जीरो हो गया ना, बाहर के सर्किट के लिए जीरो हो गया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसके अक्रॉस तो वोल्टेज है, देखो मैं तो लिख ही रहा हूँ किसके अक्रॉस तो वोल्टेज है आई आर, जो ई बन गया। अमान का हो गया, अस्का अगर सेकंड केस में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता देन आल्सो वी जीरो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यस जीरो हो जाता, वी जीरो हो जाता, तब भी वी जीरो। अस्का तुम ऐसी भी समझ सकती हो कि अगर मैंने दो पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए कंडक्टिंग वायर से तो दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। दोनों पॉइंट्स अगर सेम पोटेंशियल पर आ जाएं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और एक चीज और याद रखिएगा, इस केस में शॉर्ट सर्किट के केस में करंट मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम करंट आएगा ई बाय आर। यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया है, करंट मैक्सिमम है ई बाय आर। उज़मा का एक केस 3 में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। केस 3 में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, एक और सेल भी है। अब मैं पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा, सब कुछ है उसमें, लेकिन यूजुअली सिर्फ जिस सेल से मतलब है उस सेल को ड्रॉ करके दिखा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, एक सेल और है जो इस सेल को चार्ज कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस सेल से मतलब है, इसीलिए बाकी का पोर्शन ड्रॉ कर कर नहीं दिखाया गया। चलो उस्मा का आखिरी डाउट था, हो गया। अब बताओ भाई मुझे, और तो कोई डाउट नहीं है, रब कर दूं इसे। अब मेरे डाउट पूछने का वक्त आ गया। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, समझ में आ गया टर्मिनल पोटेंशियल। रब करूं इसे?
चलो इसको रब करते हैं। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेगा ये, और कुछ नहीं। तो आप थोड़ा सा यूज टू हो जाएंगे आप इसकी कैलकुलेशंस के साथ। भाई आप लोग अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दें, क्योंकि अब से जो पोर्शन होता है वो थोड़ा तेजी से खत्म होता है, उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे टाइम लगे आपको समझाने में। इलेक्ट्रोस्टैट ही होता है जिसे समझाने में बहुत वक्त लगता है। सो देखो ये सीधा सा बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन है। अ बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance small r gives a current of 0.5 ampere with external resistance of 12 ohm and current of 0.25 ampere with external resistor of 25. Calculate first part, EMF of cell. Second part, internal resistance. चलिए भाई शुरू हो जाइए, आंसर्स बताइए। अगर शायद सेल्फ स्टडी में फोकस नहीं हो पाता तो अगले साल के लिए 12th के लिए फिर तैयार हो, क्योंकि किसी टीचर के लेक्चर सुन के कुछ नहीं होता जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। बहुत सख्त वर्ड्स हैं लेकिन यही फैक्ट है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी टीचर के लेक्चर, किसी टीचर के नोट्स कुछ नहीं सिखा सकते जब तक आप खुद पढ़ना नहीं शुरू करें। हाँ सही है। मेरा सेल्फ स्टडी का यही होता है, क्लास में खूब आंसर्स आएंगे लेकिन 2 हफ्ते के बाद अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं होगा। चलो भाई, ज्यादातर लोगों का तो आंसर सही है। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, एक सेल है, EMF of the cell is E, internal resistance small r, इसे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, पहले लगाया 12 और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है I1, दैट I1 इज 0.5। तो करंट की बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है ना, करंट क्या होगा, I1 इज E divided by R1 plus small r. So current है 0.5, EMF unknown है, R1 12 है प्लस स्मॉल r, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो बाकी सर्किट तो सेम रखता है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज कर देता है। EMF सेम,
इंटरनल रेजिस्टेंस अब भी स्मॉल आर है, बस अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 कर दिया विच इज 25। अब जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज 0.25 है। सो आप लिख सकते हो I2 इज E बाय R2 प्लस R, तो इज 0.25 इज E बाय R2 which is 25 plus 1। सबके आंसर्स ठीक है। जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे ईएमएफ आएगा 6.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को इसमें डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलो। भाई अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। एक और देखो, अ बैटरी ऑफ EMF 12 volt and internal 0.5 ohm is to be charged by a charger which supplies 110 volt DC. How much resistance must be connected in series must be connected in series with the battery to limit charging current to 5 amp. What will be the potential difference across the terminals of battery during charging? चलिए सॉल्व। अभी तो काफी चीजें आप ही को करनी है। करी करी सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे। बस एक चीज याद रखिएगा, जब एक सेल को कोई दूसरा चार्जर चार्ज करता है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करता है। जब भी चार्ज होता है कोई चार्जर से तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करता है।
ये आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी, किसी से नहीं हो रहा। देखो अमीन का आया कुछ आंसर। अनीका का भी आया। सो देखिए, आपको गिवन है, चेक करो उधर अपनी कैलकुलेशंस। एक सेल दिया है, कुछ ईएमएफ होगा सेल का ई, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का स्मॉल आर। इस सेल को आप चार्ज करो, तो इस सेल को जिससे भी चार्ज करोगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। इसको मैं कुछ कह देता हूँ E1। ये कितना गिवन है, 110 वोल्ट। और ये बताओगे सेल कितना गिवन है जिसे चार्ज कर रहे हैं, जिस सेल को चार्ज कर रहे हैं उसका ईएमएफ कितना है, 12। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है सेल का, 0। तो देखिए ये सिस्टम दिया है आपको। अब आपको ये डिसाइड करना है, पहली बात, दो ईएमएफ है, नेट ईएमएफ चाहिए। तो जब भी सर्किट में, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें आप लॉजिकली कर सकते हैं। हालांकि है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल्स का, लेकिन कुछ चीजें आप डायरेक्ट लॉजिक से कर सकते हैं कि अगर एक सर्किट में दो सेल लगे, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, देखो इस सेल की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इसे मैं E1 कह देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट ढंग से देखना, फर्स्ट सेल की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव। इसे मैं लिखता हूँ I1। सेकेंड सेल की वजह से भी डायरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव, इसे मैं लिख देता हूँ I2। सर्किट देख के बताओ, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सर्किट में दोनों करंट्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। देखो I2 नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। सेम कैसे दिख रहा है, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, ऑपोजिट। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, दैट मीन्स करंट सब्ट्रैक्ट होंगे। करंट ईएमएफ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ ईएमएफ भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो नेट ईएमएफ होगा, दैट नेट ईएमएफ इज हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉल T2 माइनस। हाँ, तो नेट ईएमएफ आ जाएगा 110 माइनस 12 विच इज 98। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सर्किट में एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट जो हैवियर सेल होता है, जिसका वोल्टेज ज्यादा है, उसकी वजह से। सो ये जो सर्किट है पूरा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि सर्किट में दो करंट फ्लो करे, एक नेट करंट फ्लो करेगा। जो स्ट्रॉन्ग सेल है उस सेल की वजह से करंट जाएगा। दिस इज E2, दिस इज E1, और करंट ऐसे फ्लो करेगा।
12 वोल्ट 110 नेट ईएमएफ आ गया आपके पास। अब जो नेट करंट होगा सर्किट में, अब वो कह रहा है यहां कहीं एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाना है, पता नहीं वैल्यू क्या होगी, तो नेट करंट होगा नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना कह रहा है करंट, कितना लिमिट करना है? हाँ खदीजा, मर्जी तो हुआ, मर्ज होकर एक सिंगल करंट हो गया ना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। I is 5, टोटल ईएमएफ इज 98, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पता नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, तो ये आ गया 5 इंटू आर प्लस 0.5 विच इज 90, 5R प्लस 2.5 इज 90। नहीं वजह, रेजिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सो 5R इज, रेजिस्टेंस कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस में पोलैरिटीज नहीं होती। 98 माइनस 2.5, सो 98 माइनस 2.5 कितना हो गया? 96.5। सो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आया 96.5 बाय 5, ये आ गया 1, और ये कितना हो गया? 46। अच्छा 98 है ना, 2.5, अच्छा 95.5, so 95.5 by 5, 1 हो गया, 9 हो गया, 0.1, तो रेजिस्टेंस आया 19.1। और भी कुछ पूछ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलावा? अरे भाई बताओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलावा और क्या पूछ रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल, so terminal potential difference is E plus IR, so E अब किसके अक्रॉस चाहिए? फर्स्ट सेल के अक्रॉस ना, तो ये E1 आएगा। E1 कितना है? 12। जिस सेल के अक्रॉस चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसे यूज करो। 12 प्लस I, करंट कितना लिमिट कर दिया? 5, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5, तो V आ गया 14.5। डाउट्स बताइए मुझे इसमें, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, दोबारा कुछ डिस्कस करना है? जोहा, तुम कैलकुलेट करने की भी जहमत नहीं करती हो? जोहा, अरबाब पूछ रहा है नेट करंट I2 माइनस I1 क्यों नहीं हुआ? अरबाब, ये नेट करंट I2 माइनस I1 करने के बाद ही आई 5, नेट करंट I2 माइनस I1 करने के बाद ही आ रहा है, ये नेट करंट ही है। अलीजा, फॉर्मूले में प्लस है। अलीजा जरा एक बार पीछे पलट के देखो बच्चे, जब सेल चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? केस 3, E1 चार्ज हो रहा है। और डाउट्स बताओ मुझे। जब सेल चार्ज हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए। हाँ, तो फाइव का देखो ना कैसे जा रहा है करंट, नेगेटिव से और पॉजिटिव। जो सेल चार्ज हो रहा है उस सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव भी तो जा रहा है करंट। फाइव का
जो सेल चार्ज हो रहा है उसमें करंट नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो जा रहा है। अरबाब अगर देता इंटरनल रेजिस्टेंस तो हम काउंट कर लेते, क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान रहे हैं कि चार्जर का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो डिस्कस कर लेते उसे भी। अभी हो गया। चलिए इसे रब करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, ग्राफ अगर गिवन हो वहां से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ दिया, दिस इज करंट इन एम्पियर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ दिया हुआ, तो आपको ये ग्राफ दिया है पॉइंट्स, ये दिया है 0.28, ये पॉइंट आपको दिया है 1.4, 0.04, 1.2, ये 0। Using terminal potential difference versus current graph, calculate first part EMF of cell, second part maximum current obtained, third part internal resistance of cell। चलिए ग्राफ यूज कीजिए और मुझे सब कैलकुलेट करके बताइए क्या क्या टर्म्स। करिए करिए सॉल्व करिए।
अमीन के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, इसका आगे करो कैलकुलेट नेक्स्ट। चलो भाई, ज्यादातर ने कुछ ना कुछ तो जरूर कैलकुलेट किया। चेक कीजिए जरा कैलकुलेशन देखिए। हाँ जुहा, अब शायद फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सही है। देखिए भाई, देखो बड़ा आसान काम है। v इज e माइनस आई। आपको v दिया है, आपको i दिया है। ग्राफ में से v और i की वैल्यूज लेते चले जाइए, इक्वेशन में रख दीजिए, e और r आ जाएगा। तो ग्राफ में दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल e है, एक वेरिएबल r है जिसकी वैल्यूज नहीं पता। तो आप इतने वेरिएबल्स लीजिए कि e और r की वैल्यूज आ जाए। तो पहले एक ये पॉइंट ले लेते हैं ए। आप पॉइंट तो ये भी ले सकते हो, लेकिन एक इसे ले लो, जरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ए और बी का। सो पॉइंट ए जब आप लोगे, पॉइंट ए के लिए y कोऑर्डिनेट इज 1.4, y पर v दिया है, v इज 1.4, और ऑब्वियसली ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो v आ गया 1.4 e माइनस 0। सो यहाँ से e आ गया 1.4। दैट्स फर्स्ट पार्ट। मैक्सिमम करंट चाहिए। सो मैक्सिमम करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट तब था जब शॉर्ट सर्किट था। मैक्सिमम करंट के लिए V0 था, शॉर्ट सर्किट। तो ग्राफ में वो पॉइंट ढूंढ लो जिसके कोरोस्पॉन्डिंग V0 होगा। V कहाँ जीरो होगा? एक्स एक्सिस पर B पॉइंट हो। सो फॉर पॉइंट B, V is 0 and I is 0.28। तो जब वही 0 है तो करंट मैक्सिमम, दिस इज योर मैक्सिमम करंट, I max is 0.28। अब ये जो इक्वेशन है, थर्ड पार्ट देखिए, v is e माइनस आई आर। इस इक्वेशन में आप पॉइंट बी सब्स्टिट्यूट कर दो, मींस v तो 0 रख दो, i को आप रख दो 0.28 एम्पियर, और e की वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं 1.4। तो यहाँ पर 1.4 वोल्ट। तो जब आप ये सारा सब्स्टिट्यूशन करोगे, इट्स 0, इट्स 1.4 माइनस 0.28 multiplied by R. So yours 0.28 R is 1.4. So R is 1.4 divided by 0.28. हाँ जी, डाउट्स बताइए मुझे इसमें, कहाँ कहाँ डाउट्स है? रेबर, क्या रिपीट करना है बताओ जरा। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, v इज e माइनस आई है ना। अब यहाँ पर v और i तो गिवन है आपको, ग्राफ गिवन है तो पॉइंट्स गिवन है, e और स्मॉल r अननोन।
तो इस इक्वेशन में पॉइंट्स रखना शुरू करो। जैसे मैंने पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1.4, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है वोल्टेज 1.4, वाई एक्सिस पर है तो करंट तो जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट करंट जीरो। तो यहाँ मैंने वैल्यूज रख दी, v को 1.4 रख दिया, ई है करंट जीरो रख दिया, तो ई आ गया 1. और बताइए, y इज mx प्लस c से नहीं कर सकते? हाँ, वहां से भी कर सकते हैं। b पॉइंट से ईएमएफ, जाहिद b पॉइंट से ईएमएफ लोगे तो दो वेरिएबल्स आएंगे। अगर b पॉइंट से ईएमएफ लेने की कोशिश करोगे तो देखो v तो जीरो हो गया, ईएमएफ भी नहीं पता, स्मॉल आर भी नहीं पता, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा। उज़्मा मैक्सिमम करंट एक बार आओ। तो उज़्मा केस 3 जो मैंने कराया था अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, उसमें बताया था कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट मींस V जीरो है, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए मींस V इज इक्वल टू जीरो, तो जो भी करंट होगा वो करंट मैक्सिमम होता है। V जीरो होने का क्या मतलब है, y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, y कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो होगा, एक्स एक्सिस पर, तो ये वो पॉइंट है जिसके लिए V जीरो है और जो भी करंट आएगा वो मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट थर्ड सेकंड केस जो था, सेकंड केस शॉर्ट सर्किट वाला, मैंने वहां से थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट से जोया ई कैलकुलेट किया था उसे यूज किया, फर्स्ट पार्ट में जो ई कैलकुलेट किया था उसे यूज किया। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, वोल्टेज नहीं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सिर्फ ये है कि ये सेल लिया आपने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सारा का सारा सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है। वोल्टेज जीरो नहीं है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसके अक्रॉस तो वोल्टेज है आई आर, इसके अक्रॉस है वोल्टेज, जीरो नहीं हुआ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीरो। ये ऐसा है कि अगर 5 वोल्ट का सेल है तो सारा का सारा 5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में कुछ नहीं जाएगा। तो देखो ना, सर्किट में अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही जीरो कर दूं तो करंट तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, सेल के अंदर ही घूमेगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, series and parallel combination of cells। अच्छा, ये सीरीज एंड पैरेलल स्टार्ट करने से पहले एक जरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लो। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर। कि अगर मैंने एक रेजिस्टर ले लिया, इस रेजिस्टर को एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो करेगा,
इस रेजिस्टर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज आई। रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड होगी P, वो डिसिपेटेड पावर होती है I स्क्वायर। रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगी दैट पावर इज P विच इज I स्क्वायर। देखो पावर डिसिपेट होने का रीजन क्या, और पावर से पहले ये देखो ड्रिफ्ट, जरा डिटेल देखिए इसकी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हमने किया था तो हमने पढ़ा था अगर एक रेजिस्टर है, जब करंट फ्लो करेगा तो उस रेजिस्टर में भी आयंस होंगे। जब करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और आयन के कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। सो ड्यू टू collision of electrons with ions, energy supplied by battery or cell dissipate as heat. तो इलेक्ट्रॉन और आयन के कोलिजन की वजह से सेल जो भी एनर्जी सप्लाई करेगा उस एनर्जी का एक पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, जिस हीट आप लिख सकते हैं हीट इज आई स्क्वायर आर टी। ये एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी विच इज आई स्क्वायर आर। तो यहाँ जो पावर डिसिपेट होगी power dissipated, power is heat divided by time। जो भी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, हीट बाय टाइम। सो ये आएगा आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई। सो जो पावर डिसिपेट हुई दैट पावर इज आई स्क्वायर आर। पावर डिसिपेट होने का मतलब है पावर हीट की फॉर्म में चाहिए, डिसिपेटेड एज हीट। ये सेल की एनर्जी का जो पार्ट हीट की फॉर्म में गया दैट इज आई स्क्वायर आर। इसे आप और कई टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आई को लिख सकते हैं वी बाई आर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पावर का एक एक्सप्रेशन ये भी आ जाएगा, इट्स वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पावर डिसिपेटेड का एक्सप्रेशन आ गया वी स्क्वायर बाय आर। आप एक काम और कर सकते हैं, आर की जगह वी बाय आई रख दीजिए। वी होता है ना आई आर, आर को लिख सकते हो वी बाय आर, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पावर का एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। आर इज वी बाय, पावर इज वी। सो जो भी पावर डिसिपेट होगी तो पावर के तीन एक्सप्रेशन हैं, इधर आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी इंटू आर। ये तीन एक्सप्रेशन हैं पावर डिसिपेट। तो डिसिपेट होने का मतलब यही है कि एनर्जी का पार्ट हीट की फॉर्म में जाए। एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है धावल, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो जूल्स लॉ तो जनरल लॉ है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वर्क डन हमेशा वर्क डन का एक पार्ट हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है और जो रेशियो आता है वो रेशियो 4.2 होता है। जूल्स लॉ इज जनरल लॉ कि वर्क डन हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो और जो रेशियो आएगा उसका रेशियो 4.2 है। वही डेफिनेशन आती है 1 कैलोरी। ये पावर डिसिपेटेड हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बहुत यूज करेंगे। और पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है,
यहाँ एनर्जी की एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, एनर्जी की एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं जिसे कहते हैं किलोवाट आवर। एनर्जी की एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करेंगे विच इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स। और जो मीटर की जो 1 यूनिट होती है ना, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, दैट इज 1 किलोवाट आवर। सो ये क्वेश्चन 10th में हुआ करते थे कि आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक मीटर अप्लायंसेस दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक मीटर में कितनी यूनिट्स हो जाएंगे, सो दैट इज 1 किलोवाट। But this is the फर्स्ट बुक, पूरी फर्स्ट बुक इलेक्ट्रिसिटी की है। सेकंड बुक में और कई चीजें, फर्स्ट बुक को 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना, उस इलेक्ट्रिक मीटर की यूनिट। अब पूरी फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। लिख लिया ना, तो इसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा आगे। नेक्स्ट देखिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, ये शायद आज नहीं करते हैं इसे, इसे कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। लंबा टॉपिक है, मैं आधा करा दूंगा, फिर मुझे कल शुरू से ही शुरू करना। तो आज मैं क्लास यही छोड़ूंगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कल से करेंगे। शायद अगर क्लास नहीं कर पाओगे तो फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेना लेक्चर। ठीक है, शायद शाम तक। कल 10:30 मॉर्निंग 10:30।